हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। 11 सितंबर का जो करेंटली का एपिसोड है उसको स्टार्ट करते हैं। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डिस्कस। कोड सेगमेंट है, पीवाईक्यूज़ हैं, डेली करंट अफेयर्स के जो रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं, मेंस इनरिचमेंट है एंड कई सारी चीज़ें। बट स्टार्टिंग से पहले आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू सो मेनी पीपल जिन्होंने मेरे स्पीडी रिकवरी के लिए मुझे पर्सनली टेक्स्ट किया, या जो हमारा यूट्यूब जो वीडियो कल का था उसके कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने इतने सारे अच्छे मैसेजेस भेजे हैं। थैंक यू सो मच। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करा है एंड डॉक्टर ने बोला कि 1-2 दिन वेट करने के बाद वी शुड गो फॉर द टेस्ट। तो लेट अस सी, आई डोंट नो आगे क्या है, बट चीज़ें बेटर नहीं हुई है। बट वो मैटर नहीं करता उतना, क्योंकि हमारा कमिटमेंट है एंड कमिटमेंट वो पूरा करने के लिए मैं जब जब तक मेरे अंदर एबिलिटी रहेगी आई विल ट्राई। सो आज का सेशन थोड़ा सा मतलब कि स्लो हो सकता है, तो आप लोग थोड़ा कॉपरेट करना। ऑल्सो इन केस मैं आगे कल से मतलब कुछ दिनों के लिए नहीं सेशन नहीं ले पाया, तो आप लोग पेशेंस रखना जैसे रखते हो आप लोग। ऑल्सो आई वॉन्ट यू गाइज कि आप अश्योर्ड रहो मैं ठीक अगर हो गया जल्दी या चीज़ें ठीक हो गई तब तो कोई बात ही नहीं, कल से जैसे चलता रहा वैसे ही चलेगा। अगर मैं किसी वजह से नहीं ठीक हो पाया तो मैं क्या करूँगा, कलेक्टिवली मतलब जितने दिनों तक एबसेंट रहा उनके करंट अफेयर्स को कलेक्ट कर लूँगा एंड उसको मतलब जैसे आपको बेस्ट वे में जैसे सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन करता हूँ एक जगह इकट्ठा करके एक वीडियो रिलीज कर दूंगा। ठीक है, तो आपका पूरा करंट अफेयर्स जो है ना, जो इंपॉर्टेंट रेलिवेंट आर्टिकल्स है कुछ भी मिस नहीं होगा। सेकेंडली कि मंथली मैगजीन को लेकर भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो एक बार मैं ठीक हो गया तो उसका भी हम करेंगे। अगस्त से मैंने स्टार्ट किया तो अगस्त का करेंगे एंड देन सब्सिक्वेंटली और महीनों का भी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहो। हाँ, एंड द डायमेंशन फैक्ट्री एंड कोड सेगमेंट चलता रहेगा, फिर से रिज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो यही है, आप लोगों से यही कहना है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। एंड यू नो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं यूट्यूब पर और इसी से बहुत ज़्यादा बल मिलता है, अच्छा लगता है कि आप जो कर रहे हो वो मीनिंगफुल है और उससे बच्चों की प्रिपरेशन और ज़्यादा इजी एंड मतलब क्या कह सकते हैं, एग्जाम रेलिवेंट प्रिपरेशन उनकी हो पा रही है। तो एक बच्चे हैं जिन्होंने टेक्स्ट किया एंड आई फील सो हैप्पी। वैसे ये सारी चीज़ें मैं नहीं बताता हूँ या अवॉइड करता हूँ, बट अगेन 50 मिनट्स या 40 मिनट्स के अंदर भी ट्राई की आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊँ। एंड टू बी प्रिसाइज, नॉट द फर्स्ट बट वन ऑफ द फर्स्ट जरूर होगा ऐसा इनिशिएटिव जिसमें इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। जो करेंट अफेयर्स है वो तो कंप्लीट कराता ही हूँ, फिर भी आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन भी सब्सिक्वेंटली साथ में चलती है एंड उसको मैं लिंक करता हूँ पीवाईक्यूज से, एक दो नहीं 5-5 पीवाईक्यूज। एंड समय बढ़ेगा ना, जैसे हम क्लोज जाएंगे ना प्रीलिम्स के, और भी पीवाईक्यूज को मैं इनकलकेट करूंगा सो दैट आपकी पीवाईक्यू जो है ना यहीं से प्रैक्टिस हो जाए, आपको कहीं नहीं जाना पड़े, आपको ऐसे रटा रहे मतलब कि इसका ये होगा इस टॉपिक। एंड बस पीवाईक्यू का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता कि हमें याद कर लेना या हमें जानना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है उन क्वेश्चंस का, हमें यह भी समझना होता है कि उन पीवाईक्यूज के लाइंस पे ही हमें अपनी पढ़ाई करनी है, अपनी सेल्फ स्टडी या हम जो भी पढ़ रहे हैं, जहाँ भी लेक्चर देख रहे हैं वो इन्हीं से अलाइंड होनी चाहिए। दैट्स वाई ब्रिंग इट एवरी डे। ठीक है, एंड देन आंसर राइटिंग के लिए डेडिकेटेड ग्रुप है, बच्चे अपनी कॉपीज इवेल्युएशन के लिए अपलोड करते हैं, एक डिसिप्लिन वे में अपनी कॉपीज डालते हैं। आज भी मैं दूंगा कुछ होमवर्क। देन एसे ब्रेकडाउन का तो आपको पता ही, कोड सेगमेंट में हम करते हैं। एथिक्स कोड और एसे कोड तो सब दोनों को साथ ही करते हैं। ठीक है, वी हैव टॉपर्स कॉपीज जो है वो उससे हम सीखते हैं वैल्यू एडिशन कैसे करें, स्ट्रक्चरिंग कैसे करें। एंड कल वाला जो स्ट्रक्चरिंग वाला था इसका कितना अच्छा पॉजिटिव ये आया है, तो वो भी साथ साथ करेंगे, आगे और बेटर वे में करेंगे। हर सब्जेक्ट में मैं कोशिश करूंगा जो कल वाला टेक्निक स्ट्रक्चरिंग वाला था कि क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है ना, यूपीएससी अपने मेंस के क्वेश्चन में एक ही डायमेंशन या एक ही कोर डिमांड पे क्वेश्चन को पूछता है, तो उस समय बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि कैसे मैं इसको मतलब कि इस डिमांड को एड्रेस करूं, साथ में और भी पेज फिल करना होता है ना आपको, तो वो कैसे करना है, कैसे ब्रेक डाउन करना है, तो उसमें इशू होता है। तो उसके लिए कल का सेशन आप लोग देख सकते हो तो और समझ आएगा। देन वी हैव एंड मेंस इनरिचमेंट के लिए मैं प्रॉपर एक आर्टिकल डालता हूँ जो आज भी डाला है, एजुकेशन से रिलेटेड डेटा है। ठीक है, लिटरेसी एंड ऑल, स्पेशली जो एडल्ट लिटरेसी है। ओके, सो उन्होंने बोला देर इज नो क्लास लाइक दिस इन इंडिया एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच जहीर भाई। ऐसे कमेंट्स बहुत मैटर करते हैं मेरे लिए, अंडरस्टैंड यूपीएससी के लिए। एंड हम जो एज अ टीम आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, हमारे पीछे भी बहुत लोग होते हैं जो पीडीएफ बनाने में, उसको एक प्रॉपर वे में अपलोड करने में वो पीछे से काम करते हैं, बट वी ऑल ट्राई। सत्यम सर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, वो भी अपनी तरफ से मदद करते हैं, इनपुट्स देते हैं।
सो वी ऑल ट्राई कि आपको बेस्ट दे पाएँ एंड इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो इट ट्रूली मैटर्स। एंड धीरे धीरे जब सबको पता चलेगा तो दे विल अंडरस्टैंड कि ये 40-45 मिनट के वीडियो में कितना कुछ हम देने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ट्राई कर रहे हैं कि बस न्यूज़पेपर मत पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो तो उसकी रेलिवेंसी समझो, उसको यूज़ करो अपने मेंस के वैल्यू एडिशन में, या उसके साथ साथ 5-10 मिनट देकर आप लोग आंसर राइटिंग भी सीखो। एंड नॉट फ्रॉम द ऐसे ही क्वेश्चन नहीं दे देता हूँ मैं, टॉपर्स कॉपी से लाता हूँ ताकि सीख सको कि आप क्या सोच रहे हो और एक टॉपर क्या सोच रहा है। साथ साथ कोड सेगमेंट के थ्रू आई ट्राई कि आप लोग आपकी ऐसे भी प्रिपेयर हो जाए, एथिक्स भी प्रिपेयर हो जाए कि क्या मीनिंग समझ रहे हो कोड को ब्रेक कैसे करना है, उसके कीवर्ड्स को मल्टीपल इंटरप्रिटेशन देना है, एंड देन जो इनोवेटिव एग्जाम्पल्स है उसको मैं प्रमोट करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें एक साथ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए। थोड़ा मैं स्लो हूँ बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ये सेशन मैं कंप्लीट करूं। बहुत मुश्किल हो रही है बट अगेन दिस इज़ माय कमिटमेंट। ठीक है, देखता हूं कब तक हो पाता है, कल हो पाता है नहीं बट कोशिश ज़रूर करूंगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। कल जो मैंने कोड दिया था पहला सेगमेंट, द डाउटर इज़ अ ट्रू मैन ऑफ साइंस। ठीक है, तो सिंपल है कि साइंस जो है ना थ्राइव करता है डाउट पे। सिंपल है, जैसे कि कोई भी एक साइंटिस्ट रियल तभी है कि वो हु डज नॉट एक्सेप्ट थिंग्स ब्लाइंडली। बोलते हैं ना कि हम हमारी सोसाइटी में क्या है, हमें जो बोल दिया जाता है ना हम मान लेते हैं। हम मतलब कि इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते, हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते, कि उसका फैक्ट चेक नहीं करते, हम ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं। और इसका हर जगह में दिखता है। आई मीन अभी सोशल मीडिया के आने की वजह से और ज़्यादा वो एस्केलेट कर गया है कि एक पार्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन ने कुछ बोला एंड हम सब मान लेते हैं, एंड हमारे बीच में फैन वार चलती है दो स्पोर्ट्स पर्सन के बीच में। सेम गोज विद द पॉलिटिक्स कि कोई एक पार्टी का है, अगर वो उसने उसका लीडर बड़ा लीडर कुछ बोल दिया तो हम मान लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो ये नहीं कि हम खुद से जाके देखेंगे क्या सच्चाई है क्या नहीं। आज के एज में तो इंटरनेट ने हम सबको एक्सेस दे दिया है इन्फॉर्मेशन का कि वो डिसेंट्रलाइज हो गया है, हर कोई चेक कर सकता है सच्चाई को कितना है क्या है। बट हमें क्या हो गया है कि हम ब्लाइंडली फॉलोअर्स बन रहे हैं। एंड इंडियन एंशिएंट जो टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग जाओ तो हर रिलीजन में, इनफैक्ट इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट नहीं, हर रिलीजन में कहा जाता है कि चीज़ों को पूछो, अब खुद से ट्राई करो, समझो, तब जो है वो उस चीज़ को कंप्लीटली विश्वास करो। ठीक है, नॉट कि किसी ने ऐसे बोल दिया। ऑल्सो जैसे टीचर बोलता है तो उसको सुनना चाहिए, बट आप लोग भी, जैसे बहुत सारे बच्चे फैक्ट चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कल एक बच्चे ने बोला कि वाइस प्रेसिडेंट जो है ना नए जो बने हैं राधा कृष्णन सर, वो मैंने पढ़ाया था और द हिंदू में था 17th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैं ठीक हूँ, मैंने अपना सोच समझ के बोला। मैंने क्यों 17th वाइस प्रेसिडेंट बोला, उसका ये रीज़न था कि टर्म्स एंड ऑफिस के हिसाब से जाओ तो राधा कृष्णन सर जो बने हैं वो 17th वाइस प्रेसिडेंट है। मैं सही था, बट बच्चे ने क्वेश्चन पूछा तो उससे मतलब मुझे कल और ज़्यादा क्लियर करना चाहिए था कि 15th एज एन इंडिविजुअल वो वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के बने, क्योंकि दो टर्म्स जो है ना रिपीट, मतलब कि राधा कृष्णन जो सर्वपल्ली राधा कृष्णन पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे एंड हामिद अंसारी ये 2 बार लगातार बने। तो टर्म्स तो 17 बार हुआ, बट ये 2 बार बने तो इंडिविजुअल 15 टाइम्स ही हुआ। ठीक है, तो जब इंडिविजुअली बनेगा तो पूछेगा तो 15th में जाओगे, लेकिन जब टर्म्स एंड ऑफिस के हिसाब से ओवरऑल पूछेगा तो 17th करेक्ट होगा। ठीक है, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा किसी बच्चे ने ऐसा पूछा। तो इस तरह से क्वेश्चन रेज करना एंड मतलब कि रैशनल, हम अगर जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी रैशनल थिंकिंग या साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा दिया जाता है ना हमारे। अच्छा मैं नहीं बताऊंगा, बताओ कौन से आर्टिकल में है वो साइंटिफिक टेम्पर, कौन से पार्ट में है बताओ कमेंट सेक्शन में। एंड हाँ, वीडियो लाइक कर दो प्लीज़, इट रियली मैटर्स। ओके, सो ये है इसका मतलब। डाउटर का क्या मतलब होता है कि क्वेश्चन जो पूछे, क्वेश्चनर, स्केप्टिक हो, ठीक है, इंक्वायरर हो, इंक्वायरी करे, एंड क्रिटिकल थिंकर हो, मतलब सोच रहा है वो, गहन विचार कर रहा है किसी चीज़ को लेकर, ऐसे नहीं मान रहा है ब्लाइंडली। ट्रू मैन कौन है यहाँ इस कोड के हिसाब से जाओ, कौन है जो जेन्युइन एक्सप्लोरर है या ऑथेंटिक स्पीकर है, सॉरी सीकर है, सीख कर रहा है राइट थिंग, करेक्ट थिंग, और उसका माइंड अनबायस्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो है ना वन साइडेड क्वेश्चन मार्क करते हैं, जैसे कि हमारी आइडियोलॉजी मैच नहीं हुई ना तो हम वन साइडेड करते हैं कि अच्छा ये पॉलिटिकल जो लीडर है ना, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी उनके अगेंस्ट है तो बस हम वन साइड क्वेश्चन मार्क करते हैं, जैसे हमारी मीडिया करती है, वन साइडेड होती है। ठीक है, हमें क्या करना है, दोनों, हर एक को, मतलब हर पार्टी, हर इंडिविजुअल को उस कसौटी पे रखना है। ये नहीं कि बस एक साइड से आप क्वेश्चन करो। ध्यान रहे कि हम इस चीज़ को अल्टीमेटली ब्लाइंडली ही फॉलो करते हैं ना। अगर हम एक इंसान का ही अगेंस्ट या एक ही पार्टी या एक ही स्पोर्ट्स पर्सन के अगेंस्ट बोले तो अल्टीमेटली आप वही हो गए ना, कहाँ से आपके अंदर सवाल पूछने की फिर क्षमता आई। तो ये हर किसी के लिए होना चाहिए। इफ़ यू आर क्वेश्चनिंग करेंट गवर्नमेंट तो आपको पास्ट में भी जाना चाहिए। इफ़ यू आर क्वेश्चनिंग
करंट जो मतलब कि कहीं स्टेट में है ना, मतलब गवर्नमेंट, तो वहाँ के भी स्टेट, दूसरे पार्टी के भी स्टेट गवर्नमेंट का भी देखो लेखा जोखा। ये नहीं कि एक को टारगेट करो। मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मीडिया करती है वन साइडेड होती है, तो हर दो साइड बना हुआ है मीडिया का। एक है कि सरकार के हित वाली मीडिया है और दूसरी सरकार के अगेंस्ट वाली मीडिया। अब जो सरकार के हित वाली है बस अच्छा ही दिखा रही है, क्वेश्चन नहीं पूछ रही है, और सरकार के अगेंस्ट वाली जो मीडिया है बस सरकार से क्वेश्चन पूछ रही है, सरकार की अच्छाई नहीं बता रही है। तो क्या हो गया कि दोनों एक जैसे ही हैं, ज्यादा अंतर नहीं है। आप अच्छाई भी दिखाओ, बुराई भी दिखाओ, जहां सही है वहां सही बोलो, जहां गलत है गलत बोलो, फैक्ट्स, डेटा और रैशनैलिटी के बेसिस पे, ठीक है। ओके, साइंस की बात करें तो नॉलेज थ्रू, हाँ मतलब कि बोलते हैं ट्रू मैन ऑफ साइंस। तो ऐसा साइंस क्या है कि जिससे आप नॉलेज गैदर करते हो ऑब्जर्वेशन से, ऐसा सब्जेक्ट है, या आप एक्सपेरिमेंटेशन से पता चलता है आपको, या आप रीजनिंग से पता करते हो। यही इसका ऑल टुगेदर मतलब है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, डार्विन, न्यूटन, आइंस्टीन, MS स्वामीनाथन। डार्विन का तो पता ही है आपको, इवोल्यूशन पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया। न्यूटन का पता है ग्रेविटी, आइंस्टीन का भी पता है, बहुत सारे उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज जो इतना सोलर पैनल एंड ऑल, सोलर एनर्जी इतना एडवांस हो गया, तो इन्होंने मतलब कि एक्सप्लोर किया होगा, इन्होंने डाउट किया होगा ट्रेडिशनल थेरीज को। गैलीलियो है हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। हम इंडिया में आर्यभट्ट की बात कर सकते हो, ठीक है। सो MS स्वामीनाथन का एग्जाम्पल ऐसे यूज कर सकते हैं कि जो पुरानी वेराइटी जो अवेलेबल थी इंडिया में वो हाई यील्डिंग नहीं थी, तो उन्होंने सोचा, एक्सप्लोर करने का सोचा कि क्या हम ट्रेडिशनल तरीके से ही खेती कर सकते हैं, क्या हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो उनका एग्जाम्पल है। कोविड रिसर्च का एग्जाम्पल है। मतलब बस साइंस तक नहीं रखना, इसको हर एस्पेक्ट में आना, इसको खोलना है। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का तो कम चांसेस है, बट ज्योग्राफी में भी तो बहुत एग्जाम्पल है ना, खोज बहुत सारी की है। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, आप हर एस्पेक्ट में इसको खोल सकते हो, रिसेंट एग्जाम्पल्स दे सकते हो, और थोड़ा इनोवेटिव पुराने वाले एग्जाम्पल्स को भी अगर दे रहे हो ना, तो उसको थोड़ा सा इमोशनल टच दिया कीजिए ऐसे में। और आज का जो द डायमेंशन फैक्ट्री है ना, इसमें आपका होमवर्क यही है, 7 to 9 PM आपको इस, अभी क्या मैं कर रहा था, अभी मैं ऐसे स्ट्रक्चरिंग नहीं बता रहा हूँ, बस ऐसे का जो कोट है उसको ब्रेक कर रहा हूँ। अब आपको सबको स्ट्रक्चरिंग करनी है आज के ऐसे की। यही आज का द डायमेंशन फैक्ट्री है। हम जिस दिन से नई वीडियो आएगी ना, रिज्यूम करूंगा द डायमेंशन फैक्ट्री को। अभी तो मेरी हालत ऐसी है नहीं, तो जितना हो रहा है मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो आपको इस ऐसे को स्ट्रक्चर करना है। क्या करोगे, 1 या 2 पेज में ब्रेनस्टॉर्म करो इसी वाले ऐसे को, नॉट दिस वन। इसको तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है आज का, बट आज का द डायमेंशन फैक्ट्री का होमवर्क यही है कि क्या करते अगर ये ऐसे आ जाता। जो समझ आ रहा है ना वो लिखो, आई विल सी। कल देखा था ना, कितने 8-10 बच्चों की कॉपी मैंने कल देखी है एंड बताया कि क्या हो सकता है, ठीक है। नए नए बच्चे आए थे तो और अच्छा लगा था। सो आज का कोट है, नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था 2024 में, इससे पहले भी आ चुका है। बट टू टेस्ट द कैरेक्टर गिव हिम पावर, ठीक है। ये आपका है होमवर्क, इसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ब्रेनस्टॉर्म कीजिए एंड लिखिए, ठीक है। आते हैं 11 सितंबर के आर्टिकल पे। पहला आर्टिकल है, इंडिया रेसिस्ट फुल क्रिप्टो। ये क्रिप्टो करेंसी जो है UPSC का लास्ट 4-5 या 10 ईयर्स कह लो, उसमें फेवरेट टॉपिक है। इसको तो जब भी आए पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर में, ठीक है। इसको आप प्रीलिम्स के लिए खास करके, लीव मेंस, प्रीलिम्स के लिए खास करके। देन वी हैव मतलब कि द हिंदू पेज नंबर 15, मतलब इकोनॉमिक्स के, साइंस एंड टेक के एस्पेक्ट में, या GS3 कह लो ओवरऑल, उसके एस्पेक्ट में इसको हम पढ़ सकते हैं। देन देयर इज आर्टिकल जो कि एडिटोरियल से है, एंड जो इंडिया का डिस्प्यूट है, आई मीन हम पूरा इसको समझेंगे। आप लोग बहुत बार न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि जो कच्चा थीवू, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी इतना इजी नहीं है। तो कच्चा थीवू जो आइलैंड है, एक छोटा सा आइलेट है, उसको लेकर इंडिया और श्रीलंका के बीच में हमेशा एक मतलब बहुत बड़ा डिस्प्यूट तो नहीं कहेंगे, लेकिन लगातार एक सस्टेनेबल डिस्प्यूट चलता आ रहा है बहुत लंबे अरसे से। एंड जो इंडियन फिशरमैन है तमिलनाडु से, जब इस जोन में जाते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो सारी चीज़ें हम समझेंगे और इसको इकोलॉजिकल एस्पेक्ट से समझेंगे। और ये आर्टिकल जो है ना लिखा है, ये भी ध्यान में रखना है कि श्रीलंकन एस्पेक्ट से लिखा गया है, नॉट इंडियन एस्पेक्ट से। अभी तक जितने आर्टिकल्स में पढ़ रहा था कच्चा थीवू आइलैंड को लेकर, उसके डिस्प्यूट को लेकर, उसको कैसे रिजॉल्व करना, वो इंडियन पर्सपेक्टिव से लिखा जा रहा था, या मैं पढ़ रहा था। अभी इसको लिखा है श्रीलंकन जो सुप्रीम कोर्ट में एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है, मैम है, उन्होंने ये लिखा है। उस पोस्ट पर रहते हुए उन्होंने सॉल्यूशन बताया। देखो लिखा ही है, द वे फॉरवर्ड ऑन कच्चा थीवू। तो हम समझेंगे कि क्या सॉल्यूशंस पॉसिबल है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। द हिंदू पेज नंबर 8, इसको इंटरनेशनल रिलेशन से आप कनेक्ट कर सकते हो। देन वी हैव, इसराइल ने अटैक किया दोहा पे, कतर, कल ही तो कतर पढ़ रहे थे। तो अब इसकी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस है इस चीज़ को समझने की, क्योंकि इसराइल USA का बहुत बड़ा एलाई है, ठीक है, एंड कतर भी है। एंड USA जो है ना दोहा या कतर में, जो इसराइल एंड जो हमास या कह लो पैलेस्टीन के बीच में जो चल रहा है लगातार ऑन गोइंग इशूज़, अभी रिसेंटली जो अक्टूबर 2023 में स्टार्ट हुआ था, तो उसी को लेकर ये आर्टिकल है कि
मतलब उसी में एक रिसेंट डेवलपमेंट है कि उसमें जो निगोशिएशन टॉक्स हो रहे थे दोहा में, तो उसी मतलब कंटिजेंट मतलब कि क्या कह सकते हैं कि हमास के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको अटैक किया है ये इसराइल ने, एंड ये 7th कंट्री अभी लास्ट 2 ईयर्स में देखो तो एक तरह से बॉम्ब किया इसराइल ने। तो इस पूरे कंटेक्स्ट को हम समझेंगे, पूरे आर्टिकल को समझेंगे, एंड ये द इंडियन एक्सप्रेस पेज नंबर 14 में, और ये इंटरनेशनल रिलेशन एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी समझेंगे। अरब पीस इनिशिएटिव आप लोगों को पता होगा, पूछा जाता है, पूछा गया है प्रीलिम्स PYQ में, तो इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव मीन्स इनरिचमेंट आर्टिकल कि हिमाचल जो है ना डिक्लेयर किया जाता है फुल्ली लिटरेट जो है स्टेट, और ये 5th ऐसा स्टेट बनता है। क्या 100% लिटरेसी हो गई है, और क्या है नए मानक जिस पे लिटरेसी जो है तय की जाती है, और क्या कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इनहेंस कह लो या इंक्रीज कह लो लिटरेसी अमंग अडल्ट्स, तो वो हम देखेंगे। एक कंपैरिजन देखेंगे बिटवीन अभी के जो मानक हैं या अभी जो तय किया गया है और पहले जो किया जाता था लिटरेसी के, किसको लिटरेट हम कहें इंडिया में, तो उसका भी कंपैरिजन देखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट स्कीम है उल्लास कह सकते हो, जो एडल्ट लिटरेसी के लिए है, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। द इंडियन एक्सप्रेस पेज नंबर 14, ये दोनों एक्सप्लेन्ड पेज में आया है इंडियन एक्सप्रेस में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, 4 ही आर्टिकल है आज। इंडिया रेसिस्ट फुल क्रिप्टो फ्रेमवर्क, फियर्स सिस्टमैटिक रिस्क। सो कंटेक्स्ट ये है कि इंडिया विल नॉट फ्रेम अ फुल्ली क्रिप्टो करेंसी लॉ, कीपिंग ओनली पार्शियल ओवरसाइट, ठीक है। RBI wants that the mainstreaming crypto can create systematic financial risk and regulation may not fully control them. Okay, क्रिप्टो करेंसी क्या है, देन स्टेबल कॉइन क्या है, मैं ये डिस्कस कई बार कर चुका हूँ। देन वी विल सी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, एंड देन वी विल सी व्हाट आर NFTs। उसके बाद हम इस आर्टिकल के समरी पे आएंगे, ठीक है। तो 4 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिसे हमें समझना है। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, तो है ये डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है, ओके, सिक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफी, और ये क्रिप्टोग्राफी है मतलब कि आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अब इसको हम देखेंगे बाद में, बस इतना समझ लो क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है। फिर वी हैव डिसेंट्रलाइज नॉट इशूड बाय एनी सेंट्रल अथॉरिटी। अब ये क्रिप्टो करेंसी जो है ना, इसकी सबसे बड़ी खासियत कह लो या इसकी लिमिटेशन भी कह लो कि ये डिसेंट्रलाइज होता है। जैसे कि करेंसी यूजुअली सॉवरेन बॉडीज रिलीज करती है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास जो रुपीज़ है RBI करती है, या होम मतलब कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है उससे रिलेटेड उनका काम होता है। सिमिलरली दूसरे कंट्रीज में अलग अलग कंट्रीज के जो सॉवरेन बॉडीज हैं वो रिलीज करते हैं। बट क्रिप्टो करेंसी क्या है कि ये डिसेंट्रलाइज है, कोई भी इंडिविजुअल इसको क्रिएट कर सकता है, ठीक है। देन बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन, इसकी तो बात कर ही चुके हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। देन रिस्क क्या है, देखो अब इसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही है तो इंडिविजुअल कंट्रोल कर रहे हैं, तो इससे क्या आती है, इसकी वॉलेटिलिटी मतलब इसकी मार्केट वैल्यू ना ऊपर नीचे होते रहती है, ओके। स्पेकुलेशन, मनी लॉन्ड्रिंग का भी डर रहता है, अगेन सेंट्रलाइज एजेंसी नहीं है ना इन्वॉल्व, एंड सिस्टमैटिक इंस्टेबिलिटी। अब इसी चीज को एड्रेस करते हुए क्या किया गया, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को गवर्नमेंट बैक नहीं कर रही थी, डिसेंट्रलाइज थी, तो अब एक नया तरीका अपनाया गया कि इस वॉलेटिलिटी को, इसकी वैल्यू को एक तरह से स्टेबल रखा जाए। तो स्टेबल कॉइन को इंट्रोड्यूस किया गया कि ये क्रिप्टो एसेट है पैक्ड टू स्टेबल एसेट्स लाइक US डॉलर, यूरो और गोल्ड। अब हमने क्रिप्टो करेंसी को क्या किया, बैक करेगी US डॉलर, यूरो एंड गोल्ड, ऐसा। सो बैक्ड बाय फियाट करेंसीज, लेस वॉलेटिलिटी जो सबसे बड़ी इशू है ना क्रिप्टो करेंसी के साथ, इसको कम करने के लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया, एंड एग्जाम्पल्स आपको देख सकता है। बट स्टिल रेजेस कंसर्न्स ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क इफ वाइडली अडॉप्टेड। अभी भी मतलब कि बहुत सारे इशूज हैं स्पेशली वॉलेटिलिटी को लेकर ही, ओके। देन वी हैव, मैंने बात करी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आप सबको पता ही होगा, फिर भी बता देता हूँ। डेफिनेशन है कि ए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी वेयर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड सिक्योरली एंड ट्रांसपेरेंटली। मतलब कि लेजर का क्या मतलब होता है, रिकॉर्ड करते हैं आप जो मनी से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये डिजिटल है, आप ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, डिजिटल जो ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, एंड ये सिक्योरली होता है, रिस्क कम होता है, एंड ट्रांसपेरेंट भी होता है, हर कोई इसको देख सकता है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज बोला ना, ओके, तो एक्सेसिबल है एज कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल तरीका होता है। एंड कैसे वर्क करता है, तो डेटा जो है ब्लॉक का फॉर्म होता है, मतलब कि समझ रहे हो, जो डेटा ट्रांजेक्शन जो हो रही है ना, तो डेटा उसका हुआ, डिजिटल फॉर्मेट है तो डेटा होगा। देन ब्लॉक लिंक टू प्रीवियस वन एंड फॉर्मिंग अ चेन, ब्लॉक चेन, ब्लॉक हो गया जो ट्रांजेक्शन का डेटा है, अब वो जो है ना एक तरह से लिंक बना रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्लॉक चेन, ठीक है। इसीलिए इसी से इसका नाम डिराइव हुआ। तो डेटा वेरीफाइड बाय कंसेंसस मैकेनिज्म लाइक प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, ठीक है। एंड देन इम्यूटेबल, वंस एडेड ब्लॉक कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, अब इसको बदल नहीं सकते, एक बार हो गया तो सिक्योर इसीलिए है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी है, सिक्योरिटी है, डिसेंट्रलाइजेशन है, टेम्पर रेसिस्टेंस है, इजिली आप इसको टेम्पर नहीं कर सकते हो, एक बार हो गया तो नहीं कर सकते। अब यूजेस क्या है, अब इस टेक्नोलॉजी का बस क्रिप्टो तक यूज नहीं है, मल्टीपल यूजेज हैं।
तो क्रिप्टो करेंसी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई चेन, डिजिटल गवर्नेंस, बहुत सारी है। एनएफटीज भी देखोगे आगे, इस पे यूपीएससी ने प्रीलिम्स से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। तो सिंपल है कि एनएफटी जो है वो देखो, फंजिबल एंड नॉन फंजिबल टोकन समझा देता हूँ। तो फंजिबल क्या होता है कि ईच यूनिट की वैल्यू सेम होती है, जैसे क्रिप्टो करेंसी है कि हर एक क्रिप्टो की वैल्यू एक ही मतलब सेम ही होगी। बट नॉन फंजिबल क्या होता है कि हर यूनिट की वैल्यू डिफरेंट होगी, या हो सकता है कभी कभी सेम ही हो, बट हर यूनिट यूनिक होगा, डिस्टिंक्ट होगा दूसरे से। कैसे दिखाता हूं? सो नॉन फंजिबल टोकन्स आर यूनिक डिजिटल एसेट्स स्टोर्ड ऑन ब्लॉकचेन। ठीक है, सो क्रिप्टो करेंसी और एक बार एनएफटी में डिफरेंस समझ जाओगे ना, तो फिर एनएफटी मतलब बेसिक जो इसकी डिफरेंस समझ जाओगे तो पूरा एनएफटी समझ जाओगे कि क्या है। क्रिप्टो करेंसी हमने क्या देखा कि डिजिटल करेंसी है, पैसा है बस डिजिटल उसका फॉर्म दे दिया गया। एनएफटी क्या है? डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ ऑनरशिप है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ये पेंटिंग बनाया, अब इस पेंटिंग को मैंने इतने सारे ब्लॉक्स में तोड़ दिए, मान के चलो 9 ब्लॉक्स में मैंने ब्रेक कर दिया। अब ये पार्ट अलग होगा इस पार्ट से, डिस्टिंक्ट होगा, ये अलग होगा इससे, और इसकी ऑनरशिप मैंने खरीद ली, बस इसकी, इस यूनिट की। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट हो गई ना, सेम नहीं हुई ना, और हो सकता है इस पार्ट की वैल्यू डिफरेंट हो। तो एनएफटी यही है कि डिजिटल ऑनरशिप आपको मिल गई। अब इसमें आप मतलब अभी मैंने पेंटिंग की बात की, म्यूजिक हो सकता है, बहुत सारी चीजें, वीडियो हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। सो अब समझने की कोशिश करते हैं एनएफटी को और बेटर में। एनएफटी क्या है? नॉन फंजिबल टोकन्स आर यूनिक डिजिटल एसेट्स स्टोर्ड ऑन अ ब्लॉकचेन। नॉन फंजिबल मींस दे कैन नॉट बी एक्सचेंज 1 to 1 लाइक मनी और बिटकॉइन। ठीक है, सब यूनिक है। अब की फीचर्स है, ईच एनएफटी हैज अ यूनिक कोड एंड प्रूफ ऑफ ऑनरशिप रिकॉर्डेड ऑन ब्लॉकचेन। ये भी ब्लॉकचेन से ही उसी का एप्लीकेशन है, वन ऑफ द एप्लीकेशन जस्ट लाइक क्रिप्टो करेंसी, बट दोनों में अंतर है, कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड और रिप्लेस्ड। अब इसमें आप ऐसे एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे। ठीक है, अब हम आते हैं आर्टिकल के समरी पे। तो भारत जो है ना, कोई एक रेगुलेशन के लिए लॉ नहीं लाना चाहती है बिकॉज ऑफ जो अनसर्टेनिटी है क्रिप्टो करेंसी में। सो इंडियाज पोजीशन क्या है? नो फुल लॉ, पार्शियल ओवरसाइट रखी जाएगी टू अवॉइड सिस्टमैटिक रिस्क। अब देखो, अब मुझे ये बताओ कि क्या इस पे इनकम टैक्स लगता है? इस पे जो इनकम हो रहा है आप लोगों को बताना है, और लगता है, इनकेस लगता है तो कितना % लगता है? ठीक है, आरबीआई व्यू क्या है इस पे? आरबीआई क्या कह रही है कि रेगुलेशन वॉन्ट कंटेन ओके, सो रेगुलेशन वॉन्ट कंटेन रिस्क मेड लेजिटमाइट क्रिप्टो। ठीक है, एक मिनट में इस व्यू को देख लेता हूं। रिजर्व बैंक जो है ऑफ इंडिया व्यू दैट इन प्रैक्टिस कंटेनिंग द रिस्क ऑफ क्रिप्टो करेंसीज थ्रू रेगुलेशन वुड बी डिफिकल्ट। एग्जैक्ट ये लाइन है। ठीक है, इसको मैं करेक्ट करा दूंगा। ठीक है, सो आरबीआई का ये पॉइंट ऑफ व्यू है एंड गवर्नमेंट का भी यही स्टैंड है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। ओके, सो दिस इज व्हाट, एंड इसमें एक ग्लोबल सिनेरियो में दे देता हूं। यूएसए जो है ना परमिट करता है स्टेबल कॉइन, चाइना जो है बैन करता है क्रिप्टो, बट अभी वो सोच रहा है कि यूएन बैक्ड स्टेबल कॉइन जो है ना, युआन सॉरी, उसका जो अपना करेंसी है नेशनल, उसको स्टेबल करेंसी को, स्टेबल कॉइन को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है। अभी हमने कुछ दिन पहले हांगकांग का भी देखा था केस, एंड देन जापान एंड ऑस्ट्रेलिया है, मतलब हांगकांग ने भी लॉ लाया था रेगुलेशन के लिए। एंड कॉशियस फ्रेमवर्क्स नॉट प्रमोशन। ठीक है, सो यही है पूरा मामला। तो इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हैं जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात की गई है, एनएफटी, मतलब मैंने बहुत बेसिक लेवल पे समझाया, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ठीक है, ब्रेक करो, ये सॉरी पॉज करो एंड देन सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो 20 और 22 मतलब लगातार इससे रिलेटेड, ब्लॉकचेन से रिलेटेड चीजें पूछी जा रही है। ठीक है, नाउ कम टू कच्छा थीवू जो आइलैंड है, इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है हम देखेंगे। पहले लोकेशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये है हमारा इंडिया और ये तमिलनाडु कोस्ट है। ठीक है, एंड ये रहा श्रीलंका, और ये जाफना है, आप लोगों को पता होगा, न्यूज़ में रहता है। नदन जो श्रीलंका है, यहाँ पे जो तमिल्स हैं इंडिया के, मतलब बहुत साल पूरा मतलब माइग्रेट किए थे, एंड ये जो नदन पूरा पोर्शन है श्रीलंका का, उसमें मोस्टली इंडियन तमिल्स जो है ना, उनके मतलब कि जो हमारी मतलब कि समटाइम्स आई गॉट स्टक, होता है, सबके साथ होता है। चलो, तो हिस्टोरिकली देखो तो बहुत सारे लोग जो है ना माइग्रेट किए थे, ओके, नदन श्रीलंका में। तो आज भी इनके लिंक्स हैं तमिल लोगों के, और आज भी मतलब पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी है। एंड एज यू नो कि श्रीलंका में मेजरली सिंहलीज कम्युनिटी रहती है, एंड इट हैज़ बीन सेड कि सिंहलीज कम्युनिटी जो है ना, वो माइनॉरिटी जो तमिल लोग हैं जिनकी लिंक्स है विथ इंडिया, उनके साथ इक्वली बिहेव नहीं करते। ठीक है, तो इसी वजह से जो तमिलनाडु, खास करके जो तमिल लोग हैं, उनका कंसर्न रहता है टुवर्ड्स देम। ओके, सो आते हैं अब पहले ज्योग्राफी देखेंगे, लोकेशन देखेंगे, देन वी विल गो टू द आर्टिकल। अब ये है पूरा आर्टिकल देखिए, तो ये रहा आपका कच्छा थीवू आइलैंड। ठीक है,
और ये है इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम बाउंड्री, जहाँ पे फिक्स कर दी गई 1974 में, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट एंड श्रीलंकन गवर्नमेंट ने साथ में ट्रीटी साइन की कि ये पूरा रीजन इंडिया का रहेगा, ये एंड ये जो रीजन है वो श्रीलंका का है। ठीक है, अब इसी जोन में आपको फिशिंग करनी है, जो करना है इंडियन को और इधर श्रीलंकन को। बट हिस्टोरिकली क्या है ना कि इंडियंस, अभी बाउंड्री तो नया बना है ना 1974 में, हिस्टोरिकली इंडियंस जो है ना जाते रहे हैं, मतलब जो इंडियन फिशरमैन है ना वो लोग जाते रहे हैं, फिशिंग करते रहे हैं, उनका बहुत बड़ा सोर्स है लाइवलीहुड का। ओके, अब एक बार लोकेशन और अच्छे से देख लेते हैं। ये रहा पार्क स्ट्रेट कह लो, दिस वन फर्स्ट, सबसे ज़्यादा नॉर्थ में सबसे ऊपर है, देख लो। देन वी हैव पार्क बे क्या होता है कि कोई कोस्टल एरिया है ना, स्ट्रेट तो आपको पता ही है, ठीक है। बे क्या होता है, कोई कोस्टल एरिया है ना, तो ओके सो कोई कोस्टल एरिया है ना, तो क्या होता है कि इस तरह से कर्व्ड एरिया होता है, तो वो इसको बे कहा जाता है। और जब ये बे बहुत बड़ा हो तो उसको हम कहते हैं गल्फ, इस तरह का जो सेफ है। और जो बे ऑफ बंगाल है ना, उसका नाम असली में, बे ऑफ बंगाल असली में गल्फ है, मतलब इस तरह से कर्व्ड एरिया ना, इंडिया अगर देखो यहाँ से बांग्लादेश, कर्व्ड एरिया के हिसाब से ये डेफिनेशन के हिसाब से गल्फ है, पर नाम पड़ गया बे ऑफ बंगाल, तो आज भी वो है। तो बे का ही बड़ा रूप गल्फ होता है। और ये जो थर्ड है वो दैट इज गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। तो ये श्रीलंका इंडिया को सेपरेट पार्क स्टेट करता है, ये है पार्क बे एंड दिस इज गल्फ ऑफ मन्नार। आप लोगों को पता होगा कितना डाइवर्स है ये रीजन बायोडाइवर्सिटी परस्पेक्टिव से। बताओ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसीज है जिसको कि नाम लूं नहीं लूं, उस पर यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता आ रहा है, एंड वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में फर्स्ट प्लेस पे है और मैमल है, ठीक है। बताओ उसका नाम क्या है, बहुत इजी है, जिन्होंने पीवाईक्यू वगैरह कर रखा है कमेंट सेक्शन में उसका नाम बताओ, जो कि आपको गल्फ ऑफ मन्नार में मिलेंगे। हाँ, तो आते हैं हम आर्टिकल पे, आपने लोकेशन देख लिया। सो वी हैव इंडिया हैज हिस्टोरिकली शेप्ड रीजनल ग्लोबल डिप्लोमेसी थ्रू पंचशील, ठीक है। ये तो है ही, मतलब ये मेरे शब्द नहीं, ध्यान रहे, निर्मला चंद्र हसन नाम है इनका, ये अटॉर्नी एट लॉ सुप्रीम कोर्ट ऑफ श्रीलंका में है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड पर्सपेक्टिव आपको समझना कि श्रीलंकन पर्सपेक्टिव है, जो श्रीलंकन इंटेलेक्चुअल क्लास जो है ना वो उनका पर्सपेक्टिव है। सो नॉन अलाइन मूवमेंट सार की ये इंडिया जो है ना इस चीज को हिस्टोरिकली अपनाता आया है एंड वैल्यू करता है। डिस्पाइट क्लोज इंडिया श्रीलंका टाइज, अनरिजॉल्व इशूज लाइक फिशरीज इन द पार्क स्ट्रेट एंड सॉवरेनिटी ऑफ कच्छातीव आइलैंड रिमेन। इतना होने के बावजूद यहाँ पे डिस्पाइट मतलब कि इंडिया इन चीजों की वैल्यू करता रहा है, फिर भी यहाँ पे डिस्प्यूट लगातार बना ही है। और प्राइम मिनिस्टर जो रिसेंटली अप्रैल 2025 में कोलंबो गए थे, तो बोथ गवर्नमेंट्स रिविजिटेड द कंसर्न। अब मैंने बोला ना कि जब इंडियन मछुआरे ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली जाते आ रहे हैं ना मछली के लिए या श्रिम्प्स के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो वो ये लाइन क्रॉस कर देते हैं, तो क्रॉस करते हैं तो इनको ये लोग अरेस्ट कर लेते हैं, श्रीलंकन जो नेवी। तो ये इशू चलता आ रहा है, ठीक है। तो मोदी जी ने क्या कहा कि इस इशू को ना ह्यूमन अप्रोच हमें देना चाहिए, बैलेंसिंग लाइवलीहुड उन मछुआरों का विद कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन क्या है, क्या इशू है, ये भी हम समझेंगे। तो लेट अस सी। ओके, तो ये डेफिनेशन यहाँ पे मिस्टेक हुआ है कि चीजें मिस हो गई है। डेफिनेशन हमें शो करना है कि जो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट है ना उस पॉइंट ऑफ से एक टर्म है बॉटम ट्रॉलिंग, ठीक है। तो जो इंडियन फिशरमैन है ना उन पे ये कहा जाता है कि दे डू दिस थिंग। अब ये होता क्या है बॉटम ट्रॉलिंग? तो ए डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस वेयर फिशिंग ट्रॉलर्स ड्रैग नेट्स अलोंग द सी बेड, डैमेजिंग कोरल बेड्स, श्रिम्प हैबिटेट्स एंड डिप्लीटिंग फिश स्टॉक्स। तो बॉटम ट्रॉलिंग जो है ना बहुत डिस्ट्रक्टिव है, खास करके जो मैरीन बायोडाइवर्सिटी है, मैरीन इकोलॉजी है उसके लिए। रीजन क्या है कि सी बेड तक जो है ना फिश नेट को बिछा देते हैं, तो पूरा सब कुछ डिस्टर्ब होने का इसमें डर रहता है, ठीक है। तो मोदी जी ने कंजर्वेशन में ये पर्सपेक्टिव बोला था कि दोनों के बीच में हमें बैलेंस बनाने की जरूरत है। तो और ये चीजें जो है ना इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से देखो तो यूएन क्लॉज जो है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, स्ट्रेस नॉट ओनली द इक्विटेबल यूज ऑफ मैरीन रिसोर्सेज बट ऑल्सो ऑन देयर कंजर्वेशन। सिमिलरली जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कोड है ना वो भी यही कहता है कि रिस्पॉन्सिबल फिशरीज होना चाहिए, ठीक है। अब ये मैम कह रही हैं, अब सच्चाई हमारा पर्सपेक्टिव भी अलग हो सकता है ना, इंडियन पर्सपेक्टिव। देन डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, तो ये तो आपको बता ही दिया। कच्छा थीवू है, स्मॉल है, अनहैबिटेड मतलब आइलेट कह सकते हो इन द पार्क स्ट्रेट, अनहैबिटेड है, ध्यान रहे। पब्लिक डिबेट प्रोजेक्ट्स जो है ना इट एज अ रूट ऑफ द फिशरीज डिस्प्यूट बट आर्टिकल क्लैरिफाइज दिस इज मिसलीडिंग। सो इंडिया ने
इट वॉज सीडेड टू श्रीलंका अंडर 1974 इंडिया श्रीलंकन मैरीटाइम बाउंड्री ट्रीटी। ये ट्रीटी देख लेना 1974 में साइन किया गया था, इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम बाउंड्री। तो कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया ने इसको दे दिया, कुछ कहते हैं नहीं दे दिया। 2013 के इंडियन गवर्नमेंट का जो सबमिशन हुआ था इन दी सुप्रीम कोर्ट, आवर सुप्रीम कोर्ट, उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि हमने सीड नहीं किया है, ये उनका ही रहा है, श्रीलंकन ही रहा है हिस्टोरिकली। बट हमारे जो करेंट प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल जो मीटिंग्स होते हैं उसमें कहा है कि हमने दे दिया, इंदिरा गांधी ने कच्छथीवू आइलैंड 1974 में श्रीलंका को दे दिया है। बट जो इससे पुराने जो गवर्नमेंट थी उनका स्टैंड ये था कि हमने उन्हें दिया नहीं, ये उन्हीं का था। ठीक है, उस पर क्लैरिटी बस लाई हमने 74 के ट्रीटी में। एंड श्रीलंका ने 2017 में ट्रॉलिंग बैन कर दिया। ठीक है, तो इस बेसिस पे अरेस्ट किया जाता है। एक रीजन, एक तो आप इस बाउंड्री को क्रॉस करते हो जो मैरीटाइम ट्रीटी के अंदर तय किया गया, और दूसरा ट्रॉलिंग करते हो तो उसके लिए भी आपको अरेस्ट किया जाता है। अब ऐसे कीवर्ड ना यूपीएससी पूछ देता है, क्या है बॉटम ट्रॉलिंग का मतलब। अब इन्होंने सॉल्यूशन दिया है मैम ने, तो फ्रेमवर्क फॉर ज्वाइंट मैनेजमेंट मैरीन रिसोर्सेज को ज्वाइंट मैनेजमेंट की तरफ हमें बढ़ना चाहिए दोनों कंट्रीज को। एंड एग्जाम्पल में बाल्टिक सी में जैसे करते हैं, या मतलब ईयू जो कॉपरेशन है उसकी तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। इंप्लीमेंट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस शिफ्ट फ्रॉम ट्रॉलर्स बेस्ड टू फिशिंग टू द डीप सी फिशिंग। आई मीन अकॉर्डिंग टू हर हमें डीप सी फिशिंग मतलब बहुत बाहर तक, हमें अंदर तक सी में जाना चाहिए, दूर तक। ठीक है, रैदर ट्रॉलरिंग जो हम करते हैं। फिर वी हैव रिस्पेक्ट इकोलॉजिकल बैलेंस, स्टॉप डिस्ट्रक्टिव मेथड सच एज बॉटम ट्रॉलिंग, इसको हमें रोकना चाहिए। एंड स्ट्रेंथन कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन टाइज जो है जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में, रिकॉग्नाइज शेयर्ड तमिल फिशिंग ट्रेडिशन, इंश्योर एम्पैथी एंड अफेक्टेड फैमिलीज। एंड देन वी हैव डिप्लोमेटिक बात की, हमें बैठ के बात करना चाहिए कॉपरेशन के साथ, यही चीजें। तो ये जो सॉल्यूशन है ये मायने रखते हैं। इसको आप इंडिया श्रीलंका जो रिलेशन है, जहाँ पे डिस्प्यूट है, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें से कुछ पॉइंट्स ले सकते हैं। अच्छा लिखा है इन्होंने, ठीक है, अच्छा इन्होंने मतलब कि एक तरह से आउटलुक इनका है और इन्होंने पर्सपेक्टिव्स रखे हैं। अब ये क्वेश्चन है CAPF 2019 में पूछा गया, इसको आप अटेम्प्ट करो, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, देन वी हैव इजराइल अटैक करता है दोहा में किया कतर को। कतर जो है कैपिटल है, सॉरी मैं दोहा जो है कैपिटल है कतर का, एंड दोहा में अटैक करता है। मैंने एक तरह से बता ही दिया था, कंटेक्ट दे देता हूं कि इजराइल टारगेटेड हमास डेलीगेशन इन दोहा कतर, द फर्स्ट इजरायली स्ट्राइक ऑन गल्फ अरब स्टेट एंड ऑन US ally होस्टिंग द अल उदीद। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये लोकेशन या प्लेस या कह लो टाउन सिटी जो भी है। US का सबसे बड़ा जो मिलिट्री बेस है ना मिडिल ईस्ट में, वो कतर में है, और US का सबसे इंपॉर्टेंट अलाइज में से है कतर। तो इसराइल का अटैक करना इन कतर, और वो खास करके दोनों एक दूसरे US के अलाइज हैं, कतर भी एंड इसराइल भी। अब ये जो अटैक है ना वो सीरियसली एक तरह से US के मतलब कि पर्सपेक्टिव से भी मायने रखता है, उसका भी इंटरेस्ट इसमें खतरे में है, बस कतर या अरब स्टेट्स का नहीं है। ठीक है, तो दिस एस्केलेट्स द कॉन्फ्लिक्ट बियॉन्ड गाजा, चैलेंजेस US लेड मीडिएशन जो US कर रहा है बिटवीन हमास या पैलेस्टीन, बिटवीन इन दोनों को एक साइड ले लो, एंड देन वी हैव इजराइल। सो समरी देखते हैं, इजराइल जो है ना मूव, इजराइल का क्या मूव है कि नेतन्याहू ऑर्डर द स्ट्राइक ऑन हमास लीडर्स इंगेज्ड इन सीजफायर नेगोशिएशंस इन कतर, प्रोजेक्टिंग मिलिट्री डोमिनेंस एंड अंडरमाइनिंग US डिप्लोमेसी। ठीक है, कतर का क्या रोल रहा है, कतर हमेशा से ही मीडिएशन में मतलब कि अहम रोल अपनाया, जैसे कि अफगानिस्तान तालिबान टॉक्स जो हो रहा था उसमें, देन सूडान में पीस एफर्ट्स जो हो रहे थे उसमें कतर में ये चीजें हो रही थी। निगोशिएशन टॉक्स के लिए वो दोनों जो रिप्रेजेंटेटिव है दोनों साइड्स के उनको बुलाते हैं, एंड बहुत सारे टॉक्स में वो सक्सेसफुल भी रहे। सिमिलरली इसराइल हमास का भी वो कोशिश कर रहे हैं निगोशिएशंस हो। तो ये जो अटैक है ना हमास के ही लीडरशिप के ऊपर था, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो कतर गए थे इन टॉक्स के लिए। सो इट होस्ट हमास पॉलिटिकल ब्यूरो एंड हैज फैसिलिटेटेड सीजफायर एंड हॉस्टेज एक्सचेंजेस। ठीक है, दोहा कंडेम द स्ट्राइक एज अ वायलेशन। अब दोहा में आपने स्ट्राइक किया तो उनकी सॉवरेनिटी पे खतरा हो गया ना, वायलेट कर रहे हो, एंड वार्न इट कुड कोलैप्स टॉक्स। ठीक है, अब US एंगल से देखते हैं इस चीज को, तो स्ट्राइक वीकेंड्स वाशिंगटन्स 3-phase सीजफायर प्रपोजल, पॉलिटिकली सेंसिटिव एज अल उदीद इज द लार्जेस्ट US बेस इन दिस रीजन, पूरे मिडिल ईस्ट में। एंड रीजनल फॉलोआउट के पर्सपेक्टिव से देखें तो अरब स्टेट्स कंडेम्ड इजराइल कतर रिजर्व राइट टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, पूरा अरब स्टेट्स इकट्ठा हो गया, क्योंकि डायरेक्टली कभी भी कतर पे हमला नहीं किया था इसराइल ने। द अटैक रिस्क एस्केलेशन विद ईरान एंड अंडरमाइंस गल्फ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। फिर भी हैव इसका स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन देखें तो एक्सपेंड्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गाजा, थ्रेटन्स डिप्लोमेटिक मीडिएशन, एंड जो चैनल से वही चीजें हैं कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कि जो बातें हो रही थी, बातचीत हो रही थी, डिबेट डिस्कशन जो कि सबसे बेस्ट वे होता है, वो फिर से रुकने का खतरा है। ठीक है, अब एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है अरब पीस इनिशिएटिव, हमें समझना, ये PYQ में पूछा गया है। तो सऊदी अरेबिया ने 2002 में इसे प्रपोज किया था अरब लीग समिट में, जो बेरट में हुई थी। बताओ किस कंट्री का कैपिटल है बेरट? मिडिल ईस्ट में ही, आप लोगों को बताना है। तो इसमें कोर आइडिया ये था कि अरब स्टेट्स जो है ना ऑफर नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस विद इजराइल इन रिटर्न फॉर
अरब जितने भी स्टेट्स हैं ना वो नॉर्मलाइज करेंगे रिलेशन विद इजराइल। रिटर्न क्या होगा कि 1967 में जो 6 डे वॉर हुआ था उस समय जो इजराइल ने बहुत सारी टेरिटरीज जो है कैप्चर कर ली थी, पैलेस्तीन की, इजिप्ट की, तो उस और भी कंट्रीज हैं, उस 67 से पहले जो स्टेटस हुआ था 6 डे वॉर से पहले, उस पर वापस इसराइल को जाना है। ठीक है, ये था कोर आइडिया। तो इसराइल के साथ अरब स्टेट्स रिलेशंस बेटर करेंगे। हाउएवर देखा जाए तो अभी कुछ सालों में रिलेशंस बेटर हुए। 2020 में देखो तो अब्राहम अकॉर्ड साइन किया गया था बिटवीन अरब स्टेट के जो प्रोमिनेंट स्टेट हैं जैसे यूएई, बहरीन, मोरक्को एंड सूडान। ठीक है, तो ये इसराइल के साथ ये साइन हुआ था। बट अरब इनिशिएटिव जो है ना अभी भी अधर में है। इसकी कोई इसराइल जो है या कह लो साइन नहीं किया गया, बस एक प्रपोजल था जिसपे कि नॉर्मलाइज किया जा रहा था रिलेशन बिटवीन दी अरब स्टेट्स एंड इसराइल, जो कि अभी भी अटका हुआ ही है। ठीक है, तो हमने इसे क्यों पढ़ा, क्योंकि हमारे प्रीलिम्स में स्पेस से क्वेश्चन पूछे गए, तो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू दिस। नाउ कम टू द क्वेश्चन, और ये 4th क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मिस हो गया है, पीडीएफ आज जो है इसमें इश्यूज हैं कुछ, इसको मुझे ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, सो हम अपनी तरफ से पूरी ट्राई करते हैं, बट यू नो कि लिमिटेड टाइम होता है, उसके अंदर आपको ये देना पड़ता है। और डेली क्या होता है ना कि बहुत सारे फैक्ट्स सामने आते हैं, तो इंसान अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है 1-2 फैक्ट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ना लिमिटेड टाइम ही है, सुबह उठो इसे बनाओ एंड देन जल्दी से जितनी जल्दी हो सके आप लोगों को ये दिया जाए, तो इसलिए ये हो जाता है। एंड अल्टीमेटली हम इंसान ही हैं। ओके, तो इसका मैं जो PYQs आज के हैं उसके आंसर बता देता हूँ। 1 का D है, 2 का A है, 3 का C है, एंड द 4th वन इज अगर आपने कर लिया पॉज करके बना लिया तो ये C है। ठीक है, नाउ वी हैव द मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल जो है हिमाचल में डिक्लेयर्ड फुल्ली लिटरेट जो है, व्हाट डज दिस मीन। और एजुकेशन पर्सपेक्टिव से आप इसको देख सकते हो GS2 में। ओके, सो लेट अस सी कि हिमाचल जो है ना फुल्ली लिटरेट स्टेट बन गया है, द 5th सच स्टेट। इससे पहले 4 और हो चुके हैं डिक्लेयर, दैट इज गोवा, देन लद्दाख, और 2 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट मिजोरम एंड त्रिपुरा, एंड द 5th वन इज हिमाचल HP। ठीक है, अब फुल लिटरेट का क्या मतलब है इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, सो लेट अस कम टू द थिंग। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है ना उसने अभी रिसेंटली डिफाइन किया है लिटरेसी क्या है। ठीक है, एंड फुल लिटरेट किसको बोलेंगे, किस स्टेट को कब एक फुल लिटरेट स्टेट के कैटेगरी में दिया जाएगा, जब 95% लिटरेसी होगी, नॉट 100%। ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो आई विल एक्सप्लेन कि अभी इसकी डेफिनेशन क्या है, रिसेंट डेफिनेशन एजुकेशन मिनिस्ट्री के हिसाब से लिटरेसी का। सो द एबिलिटी टू रीड, राइट, कम्युनिकेट इन एनी लैंग्वेज, परफॉर्म डेली स्किल्स लाइक डिजिटल लिटरेसी एंड कैरी आउट फाइनेंशियल लिटरेसी, ये सब इंक्लूडेड है। थोड़ा सा ब्रॉड इसको किया गया है, डिजिटल प्लस फाइनेंशियल को भी इंक्लूड किया गया है। तो एंड फुल लिटरेसी या फुल लिटरेट स्टेट का दर्जा तब दिया जाएगा जब वहां की जो लिटरेसी है 95% हो जाए। ठीक है, अब हम आते हैं एडल्ट लिटरेसी बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 2022 में ये उल्लास प्रोग्राम लॉन्च किया था। 100% लिटरेसी 2030 तक अचीव करना टारगेट, उसी के लिए ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। एंड 15+ ईयर के ऊपर के जो लोग हैं उनको लिटरेट करने का मतलब कि प्लान है। अब 15+ के लोग क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना बचपन में स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो स्कूल बच्चों के लिए तो स्कूल है, बट जो बड़े हो गए उनको कैसे लिटरेट किया जाए, तो उसके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। और इसी प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए डेफिनेशन दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, आई थिंक रिसेंटली ही दी है, कुछ महीनों पहले। अब हम आते हैं जो पहले में पास लिटरेसी स्कीम्स फॉर एडल्ट्स क्या हुआ करते थे, दैट इज 1960-70s में लिटरेसी कैंपेन्स फॉर फार्मर्स एंड वुमेन लॉन्च किया था भारत सरकार ने। देन नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम 1978 जहाँ पे 15 से 35 एज के ग्रुप के लोगों के लिए होगा। देन नेशनल लिटरेसी मिशन, इसको भी लॉन्च किया गया था। देन वी हैव साक्षर भारत मिशन 2009, ये पीरियड रहा है। मतलब देख लो एक बार ओवरऑल जो प्रयास किए गए हैं। अब जो मेजरमेंट होगा ना इस स्कीम के अंदर कि पहले क्या था कि मतलब रीड करो, लिख लो, इतना समझ लो, दैट्स इनफ, ट्रेडिशनल यही तरीका था। बट अब जो है ना FLNAT टेस्ट देना पड़ेगा, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट। ठीक है, तो ये टेस्ट से आपका पता चलेगा लिटरेट हो या नहीं। अर्लियर सर्वेज मेजर्ड बेसिक एबिलिटी टू रीड एंड राइट, बट ये जो उल्लास प्रोग्राम के अंदर है ना, तो ये आपको FLNAT टेस्ट जो है ना देना पड़ेगा। ठीक है, तो करंट स्टेटस के हिसाब से ये 5 राज्य जो है या इंक्लूडिंग 1 UT ये फुल्ली लिटरेट हो गए हैं। और इंडिया की जो नेशनल लिटरेसी 2011 सेंसस के हिसाब से 74% है, और फीमेल लिटरेसी कम रही है। ठीक है, तो ऑल टुगेदर यही है पूरा आर्टिकल। आपको बेसिक समझ आ गया होगा क्या होते हैं फुल लिटरेट स्टेट, क्या होता है उल्लास प्रोग्राम, उसका पर्पस क्या है, एंड ट्रेडिशनल कितने सारे प्रोग्राम्स एडल्ट लिटरेसी के लिए लॉन्च किए गए थे, अभी कैसे मेजर किया जाता है लिटरेसी। अब जो है ना डिजिटल एस्पेक्ट एंड जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है इसको भी ऐड किया गया है। एंड आई हैव गिवन यू अ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसको आप कर सकते हो और आप सबमिट कर सकते हो बिटवीन 7 to 9 PM। तो यही है आज का आपका
पूरा लेखा जोखा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आई होप कि मैं ठीक रहूँ, कल से रेगुलरली क्लास लूँ। अगर ना ले पाऊँ तो पेशेंसली जो है ना, पेशेंस के साथ प्लीज़ वेट करना। आई विल कम बैक एंड भगवान करे मैं हेल्दी रहूँ, कल भी आगे भी जल्दी हो जाऊँ एंड क्लासेस जो हैं फिर से रिज्यूम हो जाएंगी। आप लोग बस धैर्य रखना, ठीक है, भरोसा रखना। इतना कुछ मेरे दिमाग में है, बहुत सारे प्लान्स हैं। आपकी प्रीलिम्स मेंस सब कुछ की प्रिपरेशन इस छोटे से प्रोग्राम में, छोटे इन द सेंस मीनिंग में छोटा नहीं है, साइज जो इसका टाइम ड्यूरेशन है वो हमने छोटा रखा है। रीजन बिंग की सबका टाइम प्रीसियस होता है, अननेसेसरी वेस्ट करने का पॉइंट नहीं है। रेलिवेंट चीज़ें दो विद इन अ टाइम फ्रेमवर्क। और बच्चे जो है ना बस करंट नहीं दिन भर पढ़ते रहेंगे, स्टैटिक इंपॉर्टेंट होता है जो हर कोई बोलता है, तो स्टैटिक के लिए भी समय होना चाहिए, सेल्फ स्टडी के लिए भी समय होना चाहिए, और साथ साथ ये वीडियो लेक्चर भी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं जल्दी, कल इनफैक्ट कल मिलते हैं अगर हुआ तो, एंड हम फिर से अपने पूरे द डायमेंशन फैक्ट्री, देन द कोड सेगमेंट एंड द डेली करंट अफेयर्स जो है ना उसको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, एंड वीडियो लाइक कर दीजिएगा।